हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 11 जून 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। नाउ ओवर हियर इकोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव आउट टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। Apart from that, we are going to see some interesting things. For example, the impact of Russia-Ukraine crisis on diamond industry in India, especially in Gujarat. So we are going to study its impact on that, which will be the larger part of economy, but coming under the direct and indirect impact of Russia-Ukraine crisis. उसके बाद लेट्स गो टू द राज्यसभा इलेक्शन। सो राज्यसभा इलेक्शन 4 स्टेट्स में होने थे। दोज वर हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान। ठीक है, नाउ दिस रिजल्ट्स ओके इज फाइन। रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि हाउ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड। सो इफ यू लुक अवर एट अवर पार्लियामेंट, सो प्रेसिडेंट is the part of our parliament, and then we have two houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, Lok Sabha, here members are elected directly by the people, and Lok Sabha it is subjected to dissolution. Okay, now Rajya Sabha it is not subject to dissolution, it is the permanent house. ठीक है ना, परमानेंट हाउस। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा इज दैट लोकसभा इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन 5 साल के बाद हो जाता है, और उससे पहले भी डिसोल्यूशन हो सकता है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो एडवाइसेस दैट द प्रेजेंट लोकसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, बट राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। अगर भाई डिज़ोल्व नहीं हो सकता तो इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट हाउस। नाउ अगर डिज़ोल्व नहीं होता तो फिर मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स कैसे बदले जाते हैं। सो राज्यसभा का एक रूल है दैट आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर, ओके, 1/3 ऑफ द मेंबर विल रिटायर when new 1/3 members will be elected. Now who elects this member of Rajya Sabha? So the members of Rajya Sabha they are elected by the State Legislative Assembly. So they are elected by the State Legislative Assembly. Now let's understand it by example. For example, अब इस केस में देखिए there are 4 states where Rajya Sabha elections were held. तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे? हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड राजस्थान। So the State Legislative Assembly of Haryana, Maharashtra, Karnataka and Rajasthan, they elected the members from their state to the Rajya Sabha. Now why? Because Rajya Sabha it is considered as the council of states. It is considered as the council of states. तो यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसी तरीके से अगर लोकसभा में अगर हम देखेंगे, सो द पीपल दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए लोकसभा को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ, ठीक है ना, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा है तो हाउस ऑफ पीपल, ये राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द नेक्स्ट इज द impact of Russia-Ukraine crisis on diamond trade in India. So we can see that as the headline suggests, war takes toll on Surat diamond trade. तो यहाँ पे what is the main reason behind that? The main reason is supply dislocation और supply disruption. ओके, तो ये देखिए सप्लाई डिसलोकेशन के वजह से पहले से ही हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इंडिया में, वर्ल्ड में भी, एंड इज इम्पैक्टिंग इंडिया। देन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग फूड दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। नाउ वन ऑफ द इम्पैक्ट विच वी कैन सी ऑफ द रशिया यूक्रेन crisis is increase in
सॉरी, सप्लाई डिसरप्शन इन डायमंड्स, ठीक है ना। तो देखिए इंडिया जो है ना वो डायमंड को इंपोर्ट करता है, उसके बाद प्रोसेस ऐसा है कि डायमंड जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड कॉन्गो, ठीक है। उसके बाद डायमंड, गुजरात खासकर सूरत, इट इज़ फेमस फॉर डायमंड कटिंग इंडस्ट्री, ओके, इट इज़ फेमस फॉर डायमंड कटिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे डायमंड की कटिंग की जाती है, डायमंड की जितनी अच्छी कटिंग होती है उतना ही ज़्यादा उसका क्या दाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड की कटिंग होने के बाद फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो डायमंड जो है विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डायमंड कटिंग इंडस्ट्री, it comes from various country, and among that if you will just see that 75% of them, the end product is brought by US डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो 75% डायमंड इंडिया का कहाँ जाता है, यूएस में जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट सिंस यूएस हैज़ पुट अ बैन ऑन रशियन कंपनीज, तो जो 27 से 30% ऑफ रॉ मटेरियल्स है दे कम फ्रॉम रशिया। और जो अगर पतली साइज़ एक टाइप का डायमंड है, पतली साइज़ जो डायमंड होता है वो 70% कहाँ से आता है, रशिया से आता है। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट द रॉ सप्लाई ऑफ रॉ डायमंड और अनकट डायमंड हैज़ disrupted. Because of that the diamond cutting industry is suffering, and it is also leading to earning loss of members who are associated with diamond cutting industry. The next is PM Modi launches projects worth rupees 3,450 crore in Gujarat. Now over here जो ये पैराग्राफ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन अहमदाबाद द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सो नाउ इफ यू विल जस्ट सी नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। Now this body it will function as a single window facility, okay, it will function as a single window facility for promoting private sector in space production actually, ठीक है। What it now this is the function of this body, that is National Space Promotion and Authorization Center। तो यहाँ पे भी लिखा है to promote private investment and innovation in the space sector, तो उसके लिए ये बॉडी बनी है, ओके। now if you will just see that there is one more body which is called as New Space India Limited, New Space India Limited। ये New Space India Limited क्या है, it is the commercial arm of ISRO। What is the full form of ISRO? Indian Space Research Organization। Who is the director of ISRO? So S Somnath, he is the current director of ISRO। now अगर हम ISRO की बात करें, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें विच इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ ISRO, तो इसका यहाँ पे जॉब क्या होगा, it is a commercial arm, so they will be commercializing the technologies developed by ISRO for their commercial application, that is the first thing, जिसको कहते हैं स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी को के एप्लीकेशन को बढ़ावा देना। द सेकेंड विल बी प्रोडक्शन ऑफ लॉन्च व्हीकल, पहले क्या हो रहा था, that the production of launch vehicle was done by ISRO, now private sector will produce launch vehicle of ISRO। कौन कौन सा, PSLV and SSLV। what is the full form of PSLV? Polar Satellite Launch Vehicle। what is the full form of SSLV? Small Satellite Launch Vehicle, small satellite launch vehicle।
Now from editorial, we will come to know about the presidential election in India. So the president is the head of the state. So India is a republic, so we do the head of the state is not ceremonial, that is elected. So if you will just understand that the current president's term is set to end on July 24, and the election commission has announced the schedule of election of president. तो अगर हम यहाँ पे हमने कल भी इसके बारे में बात किया था that the electoral college of the presidential election has in total 4,809 members. इसमें से 233 are राज्य सभा members and 543 are the Lok Sabha members. Along with that, 4,033 MLAs of state assemblies. Now, if you will just see about राज्य सभा, तो राज्य सभा में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर राज्य सभा की 245 है इस वक्त, ठीक है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है 245. तो वाई ओनली 233 मेंबर्स आर वोटिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. सो द रूल इज दैट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन only the elected members of Rajya Sabha, Lok Sabha and state assemblies, that is state legislative assemblies, only they can vote. The nominated members cannot vote. So in Rajya Sabha, 12 members are nominated by the president from the field of arts, science, social service, literature, etc. So these 12 nominated members, they cannot vote during the presidential election. The next is from Lok Sabha, 543 members and 4,033 MLAs are going to vote. The voting will be on July 18. Now there is always the value of votes. So if you will just see that the total value of the vote is 10,86,431. Now over here there is one interesting thing, that this is the first presidential election in which Jammu and Kashmir is not going to vote. Why? Because see, when the Jammu and Kashmir Reorganization Act was passed in 2019, the status of Jammu and Kashmir was altered to Union Territory. So it created two Union Territory, one Jammu and Kashmir with legislature and one is Ladakh without legislature. But अभी तक जम्मू एंड कश्मीर का जो यूटी का जो लेजिस्लेचर है उसके लिए इलेक्शन हुआ नहीं है अभी तक. सो द मेंबर्स फ्रॉम JNK मीन्स JNK MLAs, they are not going to vote in presidential election. We already know that the delimitation commission had been established for delimiting the constituency in JNK, which has submitted its report. So the total strength of JNK legislature will be 90 seats. Okay, and the delimitation commission, it was headed by Justice retired Ranjana Desai. Now friends, coming to the foreign page, so if you will just see this news, this is a very disturbing news. The China's defense minister is saying won't rule out war over Taiwan. The Chinese defense minister has said to the US counterpart, okay, that Beijing will destroy Taiwan independence plot. Okay, so in brief I will do the China Taiwan issue so that you have a revision. So what is the China Taiwan issue? So we have two China. One is PRC, which is called as People's Republic of China, and one is called as ROC, which is Republic of China. This People's Republic of China, it is called as mainland China, and this Republic of China, it is called as Taiwan. Now this mainland China has this policy which is called as One China policy. This One China policy says that Taiwan is the integral part of mainland China, but Taiwan, it considers itself as independent of mainland China. Okay, now because of this China has many times sent its fighter jets into the air defense identification zone of Taiwan, which started from 1st October 2021, and there was always a threat looming over Taiwan from the mainland China. In the meantime, अगर हम देखेंगे, there is Taiwan Relations Act 1979. Okay, this is the act which was passed by US Congress. Under this, US
can supply defensive arms to Taiwan. Okay, at the same time, US also recognizes one China policy. This is called as strategic ambiguity policy of US. Strategic ambiguity policy of US. Now over here, now why the Chinese Defense Ministry is saying something like that? Because in recently when the Quad summit was held, during that time only, when question was asked from US President Joseph Biden, so he said that yes, US will help Taiwan if Taiwan is threatened by China. The next is, now Ukraine launches airstrikes on Russian targets in Kherson. So we already know that Ukraine was given help from the US. Arms were supplied to the Ukraine, and now Ukraine has launched airstrikes on Russian targets in Kherson. Now Russia is already holding all the important cities in the eastern Ukraine. Okay, and then here the talks are going on about Donbas region. So Donbas, it is a separatist region in the eastern Ukraine, and which is held by separate ethnic Russians over there. Okay, and in Donbas region only several important cities like Mariupol, okay, then several Donetsk, all these cities has been under Russian control. Now there is a talk of Zaporizhzhia. Why this place is famous? Because Europe's largest nuclear plant is in Zaporizhzhia. पूरे यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो ज़ैपोरिज़िया में है. The next is rupee sinks to record low of 77.9 as oil FPI outflow ways. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो it is talking about outflow of dollar. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आउटफ्लो ऑफ डॉलर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है. जैसे कि आप ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो द बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल दैट इंडिया बाइज हिट अ डिकेड हाई ऑफ $121 पर बैरल. सो $121 बैरल ऑयल प्राइस हो चुका है. ठीक है. सो वाइल वी आर इम्पोर्टिंग दी ऑयल वी आर पेइंग नाउ मोर इन डॉलर. सेकेंड क्या है कि इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, और रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने भी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया का उसको लोअर कर दिया था. बाद में आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो प्रोजेक्शन किया रेपो रेट को 4.9 बढ़ाया. साथ साथ में आरबीआई ने फोरकास्ट किया दैट इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ projection, so inflation will be high at around 6.7%, and growth projection is just 7.2%, and then very high inflation. So because of this the foreign portfolio investors they are exiting from the Indian market. So it means that dollar is leaving India. So जब डॉलर अगर जब जाती है कंट्री से बाहर तो जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करने लगता है. ठीक है ना. फाइन, इट स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग का मतलब दैट दिस फिगर विल स्टार्ट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. अगर पहले 75 था तो 76 होगा, फिर 77, मतलब ऑलमोस्ट 78 है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा. उसके बाद जितना रुपी डेप्रिशिएट करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट जो है इट विल बिकम कॉस्टली. ओके. अब जितना इम्पोर्ट कॉस्टली होगा उतना फिर से आउटफ्लो ऑफ डॉलर होगा. ठीक. और अगर बहुत ज़्यादा आउटफ्लो ऑफ डॉलर हुआ तो फिर से डेप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा. The next is the industrial output growth rose to 8-month high of 7.1% in April. So over here we are talking about index of industrial production, which is called as IIP. It is released by the body which is called as National Statistical Office. So for April month the data is that industrial output has expanded 7.1% in April. Now friends, see the same thing which we have read about India is now also happening in US. So in US inflation accelerates to almost 41-year high. So if you will just see the consumer price index in US,
So it has risen to 8.6% on food and fuel because of increasing price of gasoline, okay, which is highest since 1981, and increase in food prices because of shortage in international market. So the inflation in US is also rising very fast. So friends, that's all for today. We will meet next week again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.